हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी डिटेल हम पढ़ें इससे पहले हम लोग कुछ मोटी मोटी बातों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है और उस इन्फेक्शन को कैसे ख़त्म किया जाता है। तो इन्फेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, फंगस, समझ रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होता है। अटैक का मतलब ये कि वो बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, सिस्टम के अंदर, चाहे वो बाहर चाहे अंदर, यानी बॉडी पे ही उनका अटैक होता है। और उसके बाद अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेज़ी से, और फिर इतनी क्वांटिटी में वो हो जाते हैं कि अब हमारी बॉडी को डैमेज करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। यानी इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, समझ रहे, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवाएं दी जाएंगी उसको बोलेंगे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो इन्फेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल फीवर हो गया है, यानी वायरस की वजह से इसको फीवर हुआ है। कई बार आपको क्या है, खांसी वगैरह आने लगती है तो कई बार उसमें बैक्टीरिया की वजह से होता है। कोरोना जो बीमारी हो रही थी तो वो भी क्या था, इन्फेक्शन था कोरोना वायरस की वजह से। ऐसे ही आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, टाइफॉइड के बारे में सुना होगा, चिकन पॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, समझे। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपने सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 के अंदर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिए। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। तो उन्हीं बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जिन दवाओं को, जिन एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उनको बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपने सोशल फार्मेसी के अंदर पढ़ा होगा इम्यूनिटी के बारे में। दो तरीके की होती हैं, एक तो आदमी को बाय बर्थ मिल जाती है, यानी पेरेंट्स से उसको मिल जाती है, और एक बाद में डेवलप की जाती है। बाद में डेवलप की जाती है जैसे कि उसको क्या है, वैक्सीन वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये जो वैक्सीन वगैरह लगाए जाते हैं ये इन्फेक्शन होने से पहले उसको लगाए जाते हैं, समझ रहे हैं। जो वैक्सीन वगैरह हैं वो क्या करते हैं, आदमी के अंदर एक तरीके से इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं कि अगर वो बैक्टीरिया या वायरस जिसके अगेंस्ट उसको क्या है, इम्यून किया गया है, जिसके लिए उसको वैक्सीन लगाया गया, जैसे कि मान लीजिए टीबी का वैक्सीन लगा दिया गया, टीका लगा दिया गया। अब टीबी का जो बैक्टीरिया है वो अटैक करेगा तो पहले से उसके लिए क्या है, हमारे पास इम्यूनिटी तैयार होती है और उसको क्या है, अटैक करके उसको क्या है, ख़त्म कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमने उसका टीका वगैरह नहीं लिया है और फिर कोई इन्फेक्शन हो गया तो अब बाहर से जो दवा देते हैं वो होती हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अब ये हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो ना। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे अंदर कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं करते हैं कि कोई बैक्टीरिया आ गया, मान लीजिए एक बार हमने इसको खा लिया, मान लीजिए किसी को क्या वायरल फीवर था, समझ रहे, फॉर एग्जांपल मान लिया किसी को मलेरिया हो गया, उसने उसको दवा खा ली और वो ठीक हो गया, तो अब उसके लिए इम्यूनिटी नहीं बनती है। ऐसा नहीं है कि एक बार मलेरिया की दवा मैंने खा लिया तो दोबारा कभी मलेरिया होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। और जो क्या कहते हैं वैक्सीन लगता है उसमें ये पूरा चांस होता है कि एक बार वैक्सीन लगा दिया ये तो अब दोबारा वो बीमारी उसको नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। पहले तो हुई या नहीं हुई नहीं मालूम है, लेकिन जैसे कि बचपन में ही टीबी का टीका लगा दिया गया तो अब ये पूरा चांस होता है कि इसको टीबी ना हो, समझा। इसलिए कि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब ये कि हमारी बॉडीज के अंदर खुद एंटीबॉडीज बन जाते हैं और उनकी एक मेमोरी होती है, वो खत्म नहीं होते, एंटीबॉडीज हमेशा रहते हैं और जब भी वो इन्फेक्शन आता है, वो एंटीजन आता है, उसके अगेंस्ट वो काम करते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक के केस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक बार एंटीबायोटिक आपने खा लिया तो हमेशा के लिए इम्यूनिटी बन गई, अब कभी आपको क्या है मलेरिया होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। और ये एक बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ उनकी डेफिनेशन, उनकी क्या मतलब ये बीमारी, ये मतलब उनकी डेफिनेशन की ये कौन सी दवाएं हैं किस बीमारी के लिए होती हैं, और फिर उसकी क्या कहते हैं एग्जांपल्स, और उसकी क्लासिफिकेशन, उसके यूजेस, ये 4 बातें ही ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ना है। बाकी चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं और बहुत उनमें टाइम देने की मुझे इसको वजह भी समझ में नहीं आती है, समझ रहे हैं।
तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंटी फंगल, यानी फंगस की वजह से जो बीमारी हो रही है उसको बोलते हैं, यानी फंगस की वजह से जो बीमारी हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट। और ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर हमारे सरफेस पे होता है, स्किन पे होता है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है इंटरनल बहुत कम होता है, एक्सटर्नल ही ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं ना। स्किन में हो गया, हेयर में हो गया, नेल्स में हो गया, तो यहीं पर इनका ज़्यादा होता है। और ये जो फंगस होते हैं ना तो ये प्लांट होते हैं ना तो एनिमल होते हैं, बल्कि इनकी एक अलग ही किंगडम होती है, ठीक है ना, फंगी। और ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो क्या है, जो फंगस इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की वजह से ज़्यादा होता है। मोस्ट फंगी आर नॉट डेंजरस, और बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं, फंगी ऐसे होते हैं जो डेंजरस नहीं होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। अब क्या है, एंटी फंगल की एग्जांपल्स क्या है, यानी फंगस को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनके एग्जांपल क्या है। तो एम्फोटेरिसिन बी, ग्रेसिफुल्विन, ये आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। मिकोनाजोल, केटोकोनाजोल, इसका स्ट्रक्चर देखना आपको, ठीक है ना। इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इसका भी स्ट्रक्चर देखना है। और क्या है, नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं ये हरगिज़ नहीं कहता हूँ कि जिसके भी पास में, जिसके भी लास्ट में जोल आए तो आप सीधे कह देंगे वो एंटी फंगल, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ से कुछ अंदाज़ा तो हो रहा है ना, कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है और देख रहे हैं कि मतलब पूछ लिया कि इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए और कहा कि इसमें से बताइए कौन सा एंटी फंगल है, तो आप इसमें से देखिए जोल वाला अगर ऐसा है तो थोड़ा सा तो आपको याद आएगा, हाँ यार मैंने पढ़ा था केटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, मिकोनाजोल, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो याद आएगा ना। तो ये आप इसको मतलब इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जिसके भी लास्ट में आए तो वो सब एंटी फंगल होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पे दे दूं, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोजिल के नाम से खूब यूज़ होती है, डायरिया में एक दवा यूज़ होती है, समझे, अमीबा को ट्रीट करने के लिए उसको दिया जाता है खास तौर से। तो वो तो क्या कहते हैं, एंटी फंगल नहीं है। मेट्रोनिडाजोल एंटी बैक्टीरियल है, एंटी अमीबियल है, समझ रहे हैं ना। तो ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बहुत सारे लोग जैसा कि बताते हैं, बल्कि आपको इनको याद करना चाहिए, रटना चाहिए इसके एग्जांपल्स के साथ में, समझ रहे हैं ना। आपको इनको याद करना चाहिए, कई बार रिवाइज करना चाहिए कि ये एग्जांपल्स किसके हैं और किसके अंडर में कौन से एग्जांपल्स हैं, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इसी पे टाइम आपको ज़्यादा देना चाहिए, ये आगे आपको फार्माकोलॉजी में भी बहुत आसानी करेगी, बहुत फ़ायदा देगी, समझ रहे हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसमें क्या है, एक एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं। अब उसमें ये सब चीज़ें आपको याद ना हो ना, तो सिर्फ एग्जाम्पल सीधे याद कर लीजिएगा। अब जैसे इसमें आता है पोलिन्स, ठीक है ना, तो उसमें क्या आता है, एम्फोटेरिसिन बी या निस्टाटीन कह सकते हैं। ऐसे क्या, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन। अब ये सब आपने, जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजीन आपने पढ़ लिया, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था 4th चैप्टर के अंदर। तो उस तरीके से मिला के जो रिंग बनता है, ये सब ये जो नाम दिखते हैं ना आपको, ये क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में कौन से रिंग जुड़े हुए, स्ट्रक्चर बेस पे ये नाम होते हैं, ये सारे, समझ रहे हैं ना। जैसे कि एजोल्स हो गया, इमिडाजोल्स हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको शायद बताए भी थे, समझ रहे हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है बेंजीन फ्यूरेन, उसका एग्जांपल क्या है, ग्रेसिफुल्विन। तो आपको ऐसे अगर याद नहीं हो रहा है, ये दोनों आप मिस कर सकते हैं, समझ रहे हो। आपने एंटीबायोटिक लिखा, उसके आगे ये एग्जांपल 2 दे दिए, समझ रहे हैं। इस तरीके से भी किया जा सकता है, शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे क्या है, एंटी मेटाबोलाइट्स यूज होते हैं, जैसे कि फ्लूसाइटोसिन, और क्या है, एजोल्स में कुछ यूज होते हैं। तो एजोल्स में आ जाता है कि इमिडाजोल, जो कि टॉपिकल यूज होता है, यानी ऊपर लगाया जाता है, इसको खाया नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कि क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, समझ रहे हैं, ये क्या है, टॉपिकल है। और ये सिस्टोमिक है, यानी जिसको खाया जाएगा, मुंह के रास्ते से गोलियां आएंगी, उनको खा सकते हैं, केटोकोनाजोल, ठीक है। और क्या है, ट्राइजोल्स आते हैं, तो उसका ये भी क्या है, सिस्टेमिक है, यानी इसको मतलब खाया जा सकता है, टॉपिकल के लिए सिर्फ नहीं है। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ठीक है ना। अब इनके यूजेस क्या हैं, समझ रहे हैं। तो ये आप सीधे ये कह सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ये कि फंगल इन्फेक्शन अलग अलग तरीके से, मतलब उनके इन्फेक्टिव एजेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कैंडिडा हो गया, क्रिप्टोकोकस हो गया, हिस्टोप्लाज्मा हो गया, समझ रहे हैं। तो ये कुछ नाम है फंगस के जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, तो 1-2 आप याद कर लीजिए, समझ रहे हैं। और इनका यूज़ क्या है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्किन में क्या है, धब्बे से पड़ जाते हैं, खुजली होगी, नेल्स में ऐसा लगता है कि मतलब वो वहाँ का कुछ नाखून कमज़ोर सा पड़ जाता है, ख़राब से होने लगता है, सड़ने लगता है, समझ इस टाइप से होने लगते हैं।
और एक चीज़ इसमें स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, तो ये तो मैंने आपको पीछे भी बता रखा है कि ये आप हर एक में सेम कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी में फ़र्क है तो मैंने आपको बता दिया है, समझ रहे हैं। तो जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी है जो आपके सिलेबस में पूछ रखा है, तो उसके बारे में अब ये कि उसका क्या कहते हैं फॉर्मुलेशन क्या होता है, तो पाउडर आता है उसके इंजेक्शन बनाने के लिए एम्फोटेरिसिन बी का, यानी क्या कहते हैं इसको लगाया जाएगा इंजेक्शन के थ्रू, पॉपुलर ब्रांड नेम। तो ये सब चीज़ें ना देखो, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं और इतनी मतलब आप जाएंगे तो पता चल रहा है कि ये वाली आपने याद की थी, वहाँ 50 ब्रांड और कंपनियां ला के रख दी हैं, समझ ना। तो किसका याद करेंगे, तो इसलिए आपको मेनली ये नाम याद होना चाहिए, तो आपका काम हर जगह चल जाता है। और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर आपको मतलब पढ़ना है तो इस टाइप से पढ़ सकते हैं, समझ रहा है। इसका भी स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन सेम है इसके तरीके से। देखो बहुत सारे लोगों के एग्जाम भी करीब होंगे, तो अब उनको ना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि उनका स्टोरेज कंडीशन क्या है, उनका टेबलेट के उनका क्या कहते हैं फॉर्मुलेशन क्या आते हैं। अगर कोई समझ नहीं आ रहा, दो तो डाल देना है, टेबलेट कैप्सूल, समझ रहे हो ना, दो डाल देना हर एक में। अगर नहीं याद आ रहा है, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो। अभी कल ही परसों में मैंने देखा किसी का मैसेज कि केमिस्ट्री का पेपर यूपी में हुआ था, तो उसमें एक भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा ही नहीं, बहुत कहीं शायद पूछ लिया हो, समझ रहे हो, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो दिए थे उसी में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, लॉन्ग क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई लॉन्ग क्वेश्चन है और जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करिए। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो फिलिंग दी ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन की अलग से प्रिपरेशन ना करिए। आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक आपके वो क्या चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़ते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्या कहते हैं आपके जो फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, वन वर्ड क्वेश्चन हैं, वो वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ यूपी के अंदर भी, समझ रहे हैं ना। जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया था उनको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक उनको हेल्पफुल हुई। और जो बहुत सारे लोग 200-300 MCQs तैयार करे गए तो उनमें से एक भी नहीं फंसा, जैसा कि मैं कह रहा था। अब ये इसका क्या कहते हैं ये स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर याद कर सकते हो आप ये तो देख लेना, ठीक है ना। और एक बात और कि इस बार स्ट्रक्चर भी नहीं पूछा, एक भी ना तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा यूपी के अंदर, ना एक भी स्ट्रक्चर पूछा। लेकिन ये सारे स्टेट में ऐसा हो, मैं ज़रूरी नहीं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में पूछे भी जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है इतना तो आप स्ट्रक्चर वगैरह याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट टाइम में जब मैं केमिस्ट्री को पढ़ाऊँगा तो उसमें यही मेन चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसे याद किया जाए, कौन सा कैसे जुड़ा है, किसका नाम कैसे बनता है, ये पूरी नेमिंग सिखाऊँगा। लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम भी नहीं है। अब सीधे मैं अगला जो इन्फेक्टिव एजेंट है उस पर आता हूँ। दूसरा क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो यूरिनरी ट्रैक आप जानते होंगे, किडनी से लेके और यूरिन के बाहर निकलने तक, समझ रहे हो ना। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनी से लेके यूरेथ्रा तक जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI बोलते हैं। और इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, समझ रहे हो, उसी को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो इस यूरिनरी ट्रैक के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें आपकी किडनी हो गई, दो मान लो 2 किडनी हो जाती हैं, समझ रहे हैं। यहाँ से 2 पाइप निकलते हैं, यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह होता है उसको मान लीजिए, और यूरेथ्रा। तो ये इनके अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, समझ रहे हैं। तो अगर इनके अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं UTI इन्फेक्शन, और इसी को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसी को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अब इसमें ना ये वाला इन्फेक्शन है ये फीमेल को ज़्यादा होता है, मेल में इसका रेशियो कम है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन सी दवाएं यूज़ होती हैं, तो बहुत कॉमन दवाएं हैं जो कि आपको देखेंगे नॉर्मल डॉक्टर्स लोग इसको क्या कहते हैं, आदमी को बुखार हुआ, समझ रहे, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है तो उसमें दवाएं दी जाती हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि डायरिया वगैरह हो जाता है, लूज मोशन होता है, तो उसमें भी ये दवाएं चला दी जाती हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के तौर पे, समझ रहे हैं ना। तो वही एंटीबायोटिक्स ना, एंटीबायोटिक्स ये देखिए एक बात बता दूं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं कोई खास। हाँ कुछ ऐसे हैं जो इस बीमारी में देंगे, इस बीमारी में देंगे, वो मतलब ये कि वहाँ पे ज़्यादा वो अच्छे से काम करते हैं। वरना तो देखेंगे ना आप, एंटीबायोटिक्स को आप कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट उसमें दे देते हैं तो वो किसी न किसी हद तक काम करेंगी। तो जो क्या कहते हैं जो UTI एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये तो काफ़ी आसान है, समझ रहे हैं ना। और आपने इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी होगी एंटीबायोटिक वाले में। अब ये कि इनका यूज़ क्या है, तो एक तो आपको मैंने बता दिया कि UTI में इसको देते हैं, इसके अलावा और भी जो इन्फेक्शन है ना उसमें भी इनको दिया जा सकता है, समझ रहे हैं। अब इसके क्या, तो अब इसके क्या कहते हैं फॉर्मुलेशन क्या है, तो कैप्सूल आते हैं, ओरल सस्पेंशन आते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। आपको अगर इसका
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं सीधे दूसरे पे आता हूँ। ये इसका क्या कहते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर है। देखिए अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग, समझ रहे हैं। तीसरा क्या है, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग, यानी अगर किसी को टीबी हो गया है उसको अब ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। अगर नहीं हुआ उससे पहले क्या है, इसका इंजेक्शन लगता है, समझ रहे। उसके पहले उसका क्या है, वैक्सीन लगाया जाता है, बच्चों को लग जाता है, सबको लगा हुआ है, हम सबको भी। तो ये आपको समझ में आ गया कि टीबी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। टीबी क्या है, तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। किसके जरिए से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के जरिए से ये होता है, की वजह से ये होता है। और इसके लिए क्या है, इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, समझ रहे हो ना। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है ये भी, क्योंकि ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन होता है। अब ये कि ये इन्फेक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये डिटेल आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। ये डिटेल आपको पढ़ना होगा या तो सोशल फार्मेसी में या सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फार्मेकोथेरापेटिक में। अगर आपको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा तो आप जाके पढ़ सकते हैं। वो दोनों जगह पे मैंने इसको पढ़ा रखा है डिटेल में कि ये बीमारी कैसे होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, समझ रहे हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है वहाँ पे। इसके एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंटी ट्यूबरक्यूलर के बारे में, ठीक है ना। तो INH है, आइसोनियाजिड आप याद कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी देखना है। और क्या, एथम्ब्यूटोल है। और क्या, पैरा अमाइनोसिलिसिलिक एसिड है, पैराजीनामाइड है, रिफाम्पिसिन है। और क्या, बेडाक्यूलिन है। और क्या, डेलामानिड है। और क्या है, प्रीटोमानिड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। सारे याद ना हो तो 4-5 तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, वो देख लेना, समझ रहे हो। ये आइसोनियाजिड है और पैराजीनामाइड आप याद कर लीजिए। तो ये 2-3 जो हैं आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार इसके बारे में, आइसोनियाजिड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कह रहा हूँ इसको देख लेना आप अच्छे से। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है वो भी आसान है। अभी जो आपने वो पढ़े एग्जाम्पल्स वही सारे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो इसका ट्रीटमेंट होता है ना, इसको क्या है, मतलब बांट रखा है कि जैसे भी किसी को इन्फेक्शन है तो ऐसा नहीं कि सीधे ये वाली दवाएं चलाना शुरू कर देंगे, नहीं, पहले ये वाली दवाएं चलाते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, यानी पहले इसको चलाया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से ये दवाएं काम नहीं कर रही हैं, समझ रहे हैं, इनका क्या है, रेजिस्टेंस बना लिया है बैक्टीरिया ने, तब अब दूसरी ये वाली दवाएं काम देंगे हम। अगर हमने सीधे इन्हीं को देना शुरू कर दिया ना तो पता चला इसका क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बना लिया अगर, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले इससे काम चलाते हैं और इसी से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, इतनी आसानी से ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये याद रखना। जिसको हो जाता है ना तो 6-6 महीने तक दवा कंटिन्यूसली चलती है। और एक एंटीबायोटिक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक मिला के उसको दिया जाता है। सुबह में खा रहा है, शाम में खा रहा है, वो आदमी थक जाता है, छोड़ देता है, खाता नहीं है दवाएं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है बैक्टीरिया। तो इसके लिए कई सारी दवाएं दी जाती है, इसलिए इनको बांट रखा है कि पहले ये, और ये जो बैक्टीरिया है ना, और ये जो माइकोबैक्टीरिया बहुत जल्दी रेजिस्टेंस बना लेता है। आपने दवा खा रहे 2-3 महीने तक खाया, बीच में 2-3 दिन किसी वजह से छोड़ दिया, 2 टाइम भी छोड़ दिया आपने, पता चला कि अब वो दवा आप पे काम ही नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस बना लिया उसने। तो इतना खतरनाक, समझ रहे हो, इतना डेंजरस होता है ये बैक्टीरिया। तो इसीलिए क्या है, इसको मतलब बांट रखा है कि पहले ये वाली दवाएं चलाएंगे, अगर किसी वजह से इसका रेजिस्टेंस बन गया तो इससे कुछ ज़्यादा पावर वाली ये वाली दवाएं चलाएंगे तो इससे काम चल जाएगा। और इसीलिए क्या कहते हैं, जब इसका इलाज किया जाता है तो उसको डॉट थेरेपी को प्रीफर किया जाता है, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। और उसमें होता क्या है कि एक आदमी को तय कर दिया जाता है कि जब भी इसके दवा खाने का टाइम होगा, आप अपनी निगरानी में वहाँ मौजूद होकर, हम मास्क वगैरह लगा के सेफ्टी के साथ में आप उसकी अपनी निगरानी में उसको दवा खिलाएंगे। वरना पेशेंट को दे दिया, पता चला 4 दिन खाएगा, उसके बाद वो खाएगा नहीं, पता चला सुबह में 4 खाना है, शाम में 4 खाना है, बहुत सारी दवाएं खानी रहती हैं इसमें, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कह रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या है, डॉट थेरेपी को प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया 1 नंबर में कि डॉट थेरेपी क्या होता है, किस बीमारी में उसको यूज किया जाता है। तो किस में किया जाता है, किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मतलब खास तौर से प्रिपेयर किया गया किसके लिए, क्या कहते हैं, टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो सेकंड, तो इसका फर्स्ट लाइन में कौन सी दवाएं आती हैं, तो आइसोनियाजिड हो गया, समझ रहे हैं, रिफाम्पिसिन हो गया, पैराजीनामाइड हो गया, एथम्ब्यूटोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक ही है और कुछ नहीं है। सेकंड लाइन ड्रग में कौन सी आ जाती हैं, अब ये सब याद ना हो तो 2-3 इसमें से याद कर लीजिए। सेकंड लाइन ड्रग में से 2-3 याद कर लीजिए, जैसे कि थियासिटाजोन हो गया,
TZN करके आता है। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड आपने पीछे याद किया था, इसको याद कर लिया आपने। ऐसे काइनामाइसिन आपने याद कर लिया, मिकासिन याद कर लिया, तो ये 4 आप याद कर लीजिए। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन हुआ है कि न्यूअर ड्रग, कुछ नई दवाएं आ गई हैं, जैसे ये पहले नहीं थी अब नई आ गई हैं, जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको पीछे बताया कि इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया और फ्लोक्सासिन, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे क्या, उसके अलावा क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, रेफाम्ब्यूटिन हो गया, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हर तरीके के बैक्टीरिया पे ये दवा क्या काम करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। ऐसे क्या कहते हैं, टेट्रासाइक्लिन है, समझ रहे हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। आसान भी है और क्या ये क्या है, इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। क्या कहते हैं, आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर। बाकी अगर आपको इसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं उसको पढ़ते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको तैयार करा रहा हूँ ना, इतना ही कर लो, आराम से निकल जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है एंटीवायरल ड्रग, यानी वायरस की वजह से जो होने वाली बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाएंगी उसको बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग। अब ये वायरस क्या है तो आपको मालूम है, ये भी एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया और क्या कहते हैं जो फंगस वगैरह है ना, अलगी वगैरह है, उनके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं और बहुत तेज़ी से ये क्या करते हैं, मतलब रेप्लिकेशन करते हैं, अपनी समझिए कि अपनी क्वांटिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। और इनका दूसरा जो मतलब इनकी मतलब ख़राब बात ये है कि ये जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं और दूसरे इन्फेक्शन होते हैं तो मान लीजिए बाहर सेल के बाहर हैं, सेल के अंदर नहीं घुस रहे हैं, सेल के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सेल के बाहर बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतने मतलब बेकार होते हैं कि सेल के अंदर घुस जाते हैं। मान लीजिए हमारी बॉडी का ये सेल है तो एपिथेलियल सेल है, सेल के अंदर घुस जाएंगे, उसका जो पूरा मैकेनिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का पूरा मैकेनिज्म है, उसको कैप्चर कर लेंगे। जैसे आते हैं ना डाकू, घर पे कब्जा कर लिया, ऐसे उस सेल समझिए एक फैक्ट्री है, घर है, उस पर पूरे पे कब्जा कर लेते हैं। उसका सारा जो प्रोटीन है, जो भी एटीपी है, जो भी प्रोटीन बनाने की पूरी फैक्ट्री है, उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको काबू कर लेते हैं और अपने काम के लिए अब यूज़ करने लगते हैं। जैसे अंग्रेज़ आए थे ना, उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया और यहाँ से बना के भेज रहे हैं बाहर, यहाँ से सारा प्रोडक्शन करवा के और सारा माल सारा जो कुछ भी है वो ले लेके बाहर भेज रहे थे। ऐसे ये करते हैं, आपको क्या कहते हैं सेल का पूरा मैकेनिज्म उसको काम ही नहीं करने देते, उसको काम करवाते हैं, समझ रहे हैं। और ये कहेंगे ये बनाओ, बना बना के अपना क्या अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और फिर क्या एक नया वायरस बन के तैयार हो जाता है, बाहर निकल जाता है सेल के, वो दूसरे सेल पे जाके अटैक करता है, उसके अंदर घुस जाता है। इस तरीके से ये इस तरीके से ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ये हमारे इम्यून सेल है उसके अंदर भी घुस के ये काम करते हैं, तो इसलिए इनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इन पे कोई मतलब एंटीबायोटिक वगैरह काम भी नहीं करती, दी तो जाती हैं, समझ रहे हैं ना। एंटीबायोटिक से इनको भी ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं वो भी क्या एक तरीके से एंटीबायोटिक ही हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं, लेकिन इतने अच्छे से इस पर वो क्या है इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाती। इसलिए आपने देखा कोरोना वायरस के केसेस में कि ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक दे दिया लो भाई खाओ, उसमें भी एजिथ्रोमाइसिन वगैरह चला देते थे लोग। तो ये काम तो करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से इन पे काबू नहीं पा सकती हैं, इसलिए कि इनका स्ट्रक्चर या कैस्पिड होता है तो वो थोड़ा बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर वायरल डिसीज। जो वायरल डिसीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, जो एंटीबायोटिक हैं वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। कुछ ही जो क्या कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि अवेलेबल हैं एंटीवायरल के तौर पे, समझ रहे हैं ना। कुछ ही एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस ऑफ मैनी वायरल डिसीज। ये कह रहे हैं कि वायरल डिसीज को रोकना है तो पहले उसका वैक्सीन लगा दीजिए, वही किसी हद तक उसको रोक सकते हैं। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको रोकना अब क्या है, ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स वगैरह से काम चल जाता है, लेकिन डेंजरस तरीके का वायरस है जैसे कोरोना वायरस, तो अब अगर पहले से वैक्सीन लगा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर हो गया तो अब उसको मतलब दवा देके एंटीबायोटिक वगैरह देके एंटीवायरल दवाएं देके ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं। वही कह रहे हैं इसमें। अब इसके एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं एंटीवायरल के वो है अमांटाडीन हाइड्रोक्लोराइड और क्या है आइडोक्सोरिडीन हो गया, समझ रहे हैं ना। एसाइक्लोवीर आपने खूब सुना होगा, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। फोस्कारनेट है, जीडोवुडीन है, स्टावुडीन भी आता है। ऐसे
क्या कहते हैं रिबाविर, और क्या है रिबाविरिन है, और क्या है रेमडेसिविर है, और क्या है फेविपिराविर। इसके बारे में आपने भी खूब सुना होगा, खूब मार्केटिंग हुई, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हुई, खूब दबा के पैसा कमाया। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन पूछता है कई बार, समझ रहे हैं। तो एक होता है एंटी हर्पीज वायरस। अब ये वायरस की क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसे वायरसेज भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, समझ रहे हैं। तो एक होता है हर्पी वायरस, तो एक होता है हर्पीज वायरस, समझ रहे हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाएंगी उसको बोलेंगे एंटी हर्पीज वायरस। एक होता है रेट्रो वायरस, उसको ट्रीट करने के लिए देंगे, उसको बोलते हैं एंटी रेट्रो वायरस, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है। तो क्या कहते हैं, एंटी हर्पीज वायरस की क्लासिफिकेशन में आइडोक्सोरिडीन हो गया, एसाइक्लोवीर हो गया, समझ रहे हैं ना, एसाइक्लोवीर हो गया, ये याद कर लीजिए। ऐसे क्या है फोस्कारनेट, ये याद कर लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इतना जो आप याद कर सकते हैं, जो भी याद करना है याद कर लीजिए, 2-3 मैंने बता दिया आपको। ऐसे क्या कहते हैं एंटी रिट्रोवायरस में, अब इसमें है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स, समझ रहे हैं ना। ये जो दवाएं होती हैं वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती हैं, एक तरीके से वायरस एक से दूसरा अपना कॉपी बना रहा है उसको रोक देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकने वाली जो दवा होती है, उसका एग्जाम्पल जीडोवुडीन, स्टावुडीन, समझ रहे हैं, लैमीवुडीन। ऐसे क्या होता है, एक नॉन न्यूक्लियोसाइड यानी न्यूक्लियोसाइड पे काम नहीं करेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही रोकता है, ये भी समझ रहे हैं ना। ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियोसाइड पे काम नहीं कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि नेविरापिन हो गया। ऐसे क्या है कि रेट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर, समझ रहे, एक एंजाइम है ये जो कि मतलब जो कि क्या कहते हैं वायरस को हेल्प करता है प्रोटीन के बनाने में। तो ये उसको क्या कहते हैं रोक देता है, इनहिबिटर है, ठीक है ना। जो भी इनहिबिटर होगा वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो रेट्रोवायरल का जो क्या कहते हैं प्रोटीएज है, समझ रहे हैं ना, ये रेट्रोवायरस है। तो उसके अंदर एक एंजाइम, उस एंजाइम को जब रोक दिया जाएगा तो फिर आगे उससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रिटोनावीर हो गया, इंडिनावीर हो गया, समझे। तो एक एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ऐसे क्या है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, उसको ट्रीट करने के लिए कौन से देते हैं, जैसे कि अमांटाडिन, रिमांटाडिन दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होता है, ज़्यादातर जो नज़ला जुकाम खांसी वगैरह होता है इसकी वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। और क्या कहते हैं नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग, यानी किसी खास के लिए नहीं है, किसी में भी इसको दे सकते हैं। कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें इसको दे सकते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, रिबाविरिन और लैमीवुडीन, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर किसी भी वायरल इन्फेक्शन है कोई सा भी, तो उसमें इसको दे सकते हैं, रिबाविरिन को और लैमीवुडीन को। अब इसके यूजेस क्या हैं, जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं इनको कब यूज़ करते हैं, तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस हो गया, हर्पीज वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं ना, या क्या कहते हैं साइटोमेगालो वायरस हो गया, समझ। अलग अलग वायरस की वजह से जो भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स को दिया जाता है। HIV इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस B एंड C हो गया। ऐसे क्या कहते हैं कुछ वायरस होते हैं जो वार्ट्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे होता है ना उभरा उभरा सा बन जाता है, कहीं पे भी हो सकता है, जिसको इधर मतलब क्या कहते हैं यूपी के इस वाले साइड में जिधर मैं रहता हूँ गोरखपुर साइड में उसको इल्ला बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कहीं पे काला काला सा हो जाता है, उसको भी इल्ला ही बोला जाता है, लेकिन ये वो वाला नहीं बल्कि सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, उसको वार्ट्स बोलते हैं। एक प्रोजेक्शन सा हो जाता है स्किन के ऊपर। बाकी इसके भी सारी चीज़ें स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन सारी चीज़ें सेम है, समझ रहे हैं। अब एक टॉपिक है इसके अंदर एंटी मलेरियल ड्रग, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंटी मलेरियल ड्रग क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। अब मलेरिया क्या होता है, तो एक बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और कहाँ से फैलती है, मच्छर काटता है तब ये बीमारी फैलती है। कौन सा मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलीज, आपको पहले से याद होगा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जब ये काटता, असल में खुद बीमारी करने का पॉजिटिव एजेंट नहीं है, बल्कि एक वेक्टर होता है जो कि कैरी करता, ढोता है, समझ रहे हैं, प्लाज्मोडियम, समझ रहे हैं, पैरासाइट को, पी फैल्सीपेरम को ये ढोता है और एक से दूसरे में पहुंचाता है, समझ रहे हैं। किसी को काटा, उसको क्या कहते हैं इन्फेक्शन था, उसको अपने अंदर ले लिया, खुद इन्फेक्टिव हो गया, फिर उसके बाद अपने अंदर पूरा एक साइकिल चलता है, फिर दूसरे को काटता है, उसको जाके बीमार कर देता है। तो इस तरीके से ये मच्छर क्या है, बीमारी फैलाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो क्यूनिन सल्फेट है, और क्या है क्लोरोक्विन, सब ये क्वीन वाले हैं, समझ रहे हो ना। क्लोरोक्विन फॉस्फेट है, प्राइमाक्विन, इसको याद कर लीजिएगा, क्विनिन या क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन। और क्या है मेफ्लोक्विन, इसका स्ट्रक्चर भी आपको देखना है, समझ रहे हो, इसका भी स्ट्रक्चर देखना है। और क्या है साइक्लोग्वानिल, और क्या है पायरीमेथा, यहाँ पे ए लगा लीजिए, पायरीमेथामीन। और क्या है आर्टिमिसिन, आर्टिमिसिया आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर, 2 ही दवाएं तो वहाँ पे दे रखी हैं, सिंकोना है और आर्टिमिसिया है। तो आर्टिमिसिया से आर्टिमिसिन आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाता है,
तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन और मेफ्लोक्विन, ये आपको 3 तो याद ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये एग्जाम्पल यहाँ से कई बार पूछा गया है, समझ, यहाँ से क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के पूछा गया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। इसकी क्लासिफिकेशन भी कई बार पूछा गया है, समझ रहे हैं। तो मैंने इसके क्लासिफिकेशन और भी लंबी है, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया, आप इतना याद कर लेंगे आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक है 4-अमाइनो-क्विनोलिन। अब ये कैसे बनता है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे ये नाम है, ठीक है ना, कई बार आपको बता चुका हूँ, आपके स्ट्रक्चर में जाना नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोक्विन और पिपेराक्विन हो गया। जैसे क्या है, क्विनोलिन, मेथेनॉल, जैसे मेफ्लोक्विन हो गया। सिंकोना एल्केलॉइड, जैसे मैंने आपको बताया सिंकोना के बारे में, तो उसके अंदर से हमको क्या कौन सी दवाएं बनती हैं, तो उससे बनता है क्विनिन और क्विनिडीन, ठीक है ना। ऐसे क्या है, बिगुआनाइड्स है, तो उससे तो उसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोगुआनिल। ऐसे क्या है, 8-अमाइनो-क्विनोलिन्स है, प्राइमाक्विन, और क्या है, सल्फोनामाइड एंड सल्फोन्स, तो सल्फाडॉक्सिन और क्या कहते हैं, डेप्सोन। अब इसका यूजेस क्या है, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, तो एंटी मलेरियल है, तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। और क्या कहते हैं, क्लोरोक्विन है, और क्या कहते हैं, इसको मेट्रोनिडाजोल के साथ में अमीबियासिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि क्या कहते हैं लूज मोशन वगैरह हो गया, अमीबा का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, मेट्रोनिडाजोल के साथ में मिला के यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है, इनको जियार्डियासिस में यूज़ किया जा सकता है। ये जियार्डियासिस क्या है, तो एक मतलब ये कॉमन बीमारी होती है जिसमें क्या है, डायरिया वगैरह होने लगता है, लूज मोशन होता है और पेट में क्रैम्प होता है, समझ रहे, मरोड़ जैसा होता है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या, अरेदमिया में इसको यूज़ किया जाता है। अरेदमिया आप पढ़ चुके हैं, यानी क्या कहते हैं, जो हार्ट रेट है वो कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब स्टेबलाइज नहीं है। एक होता है ना कि मतलब एक बैलेंस वे में चल रहा है, एक बैलेंस वे में चल रहा है, ऐसा नहीं कभी बढ़ जा रहा है, कभी नीचे आ जा रहा है, कभी चल रहा है, कभी बढ़ गया, कभी नीचे चल रहा है, नीचे आ जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये जो इम्बैलेंस हो गया है हार्ट रेट, तो उसको बोलते हैं अरेदमिया, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, तो ये जो जोड़ों में दर्द होता है, आपने पढ़ा होगा अर्थराइटिस के बारे में, तो 2 तरीके का होता है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। अब इसकी पूरी डिटेल अब ये क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, तो ये समझिए अर्थराइटिस आ रहा है तो समझिए कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है और हड्डियों से रिलेटेड है, तो जॉइंट्स वगैरह में ये दिक्कत होती है, दर्द होने लगता है, स्टिफनेस हो जाता है। अब ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या डिफरेंट है, इसको आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो सेकेंड ईयर में पूरी इसकी डिटेल है, फार्माकोथेरापेटिक के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्थराइटिस आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है ये। अब ये कि क्या कहते हैं इसका, अब ये सारी बातें तो सेम है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्विनोलिन इसका पॉपुलर ब्रांड आता है, और क्या कहते हैं क्यूनाम आता है, QM260 आता है, क्यूनाम याद कर लीजिए, एक पॉपुलर ब्रांड नेम इसका। ये इसका क्या कहते हैं, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है क्लोरोक्विन का, अगर याद करना चाहें तो याद कर लीजिए। और ये मेफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर है। अब एक टॉपिक है सल्फोनामाइड, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तो कई बार पूछा गया है, सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, समझ रहे हैं। तो सल्फोनामाइड क्या है, तो सल्फोनामाइड क्या है, तो एक तरीके का ये समझिए कि दवा की एक अलग ही क्लासिफिकेशन है। ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी यूज़ होते हैं और नॉन एंटीबायोटिक के तौर पे भी यूज़ होते हैं सल्फोनामाइड, क्योंकि इसके अंदर जो एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है सल्फोनामाइड, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होता है बीमारियों में, समझ रहे हैं ना। तो उससे कई तरीके की दवाएं मतलब यूज़ होती हैं, अलग अलग तरह की दवाएं होती हैं, आगे आप देखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ ये एंटीबायोटिक के तौर पे ही यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि और अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। सल्फोनामाइड के बारे में नोट पूछता है, राइट ए नोट, तो ये पूरा मैं एक नोट आपको दे रहा हूँ। तो ये जो सल्फोनामाइड हैं, इनको माना जाता है कि ये फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था, एंड दे आर आल्सो नोन एज सल्फा ड्रग, और इनको सल्फा ड्रग भी बोला जाता है, समझ रहे हैं। सल्फोनामाइड क्या है, इसको सल्फोनामाइड को ऐसे भी लिखते हैं और पीएच के साथ भी लिखते हैं। तो ये क्या है, एक ग्रुप होते हैं मैन मेड मेडिसिन का, यानी इनको क्या है किसी प्लांट वगैरह से नहीं लिया गया है, बल्कि इनको सिंथेसाइज किया गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये सिंथेसाइज्ड किया हुआ फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो मतलब क्या कहते हैं प्लांट्स वगैरह से निकाल के यूज़ किया जा रहा है, तो वो तो अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो मतलब लेबोरेटरी के अंदर जिसको बनाया गया इंसानों के ज़रिए से, तो वो उनमें क्या है, ये फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, सल्फोनामाइड केमिकल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसको सल्फोनामाइड कहा जाता है।
दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं। ये जिससे मैंने उसमें आपको टॉपिकल एजेंट में पढ़ाया था शायद। तो एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक और एक होता है बैक्टीरिसाइडल। जो साइडल वाला होता है वो किल करता है, जो स्टेटिक होता है उसके ग्रोथ को रोक देता है। समझ रहे हैं ना, इनके बारे में कई बार क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी पूछ लेता है। अब बहुत सारे लोग क्या है, ये जो सल्फोनामाइड है इसको यूज़ करते हैं सिर्फ एंटीबायोटिक के लिए। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सल्फोनामाइड बोला इसका मतलब एंटीबायोटिक, तो ऐसा नहीं है। देयर आर सेवरल नॉन एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड्स, बहुत सारे क्या हैं नॉन एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड्स भी होते हैं दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय द ऑब्जर्वेशन, जिनको के मतलब डेवलप किया गया है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, रिसर्च करके, एनालिसिस करके। दीज आर यूज्ड फॉर ए रेंज ऑफ कंडीशंस, और बहुत सारी क्या है कंडीशंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, क्या कहते हैं दर्द को कम करने के लिए पेन रिलीफ के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग पहले। तो एक एग्जांपल इसका सल्फानिलामाइड, दूसरा है सल्फाडायाजीन और है सल्फामेथोक्साजोल। समझ रहे हैं क्या है सल्फामेथोक्साजोल। एक दो आप इसमें से याद कर लीजिएगा, 3 याद कर लीजिएगा। और क्या है सल्फासेटामाइड, ये याद कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी देखना है। बाकी है कि मेफेनाइड एसीटेट में, और क्या है मेफेनाइड एसीटेट, पोट्रीमोक्साजोल। अगर ये सब याद ना हो तो याद ना, अगर ये सब याद नहीं होते कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 आप इसमें से याद कर लेंगे। डेप्सोन याद कर लीजिए, सल्फाडायजीन याद कर लीजिए, सल्फासेटामाइड याद कर लीजिए। समझ रहे हैं, तो सल्फानिलामाइड याद कर लीजिए। समझ रहे हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इसके। अब इसके यूजेस क्या है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे उसका एग्जांपल कौन सा यूज़ करते हैं, तो सल्फामेथोक्साजोल यूज़ कर लेते हैं। ऐसे क्या क्रोहन्स डिसीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि सल्फासालाजीन हो गया। अब ये क्रोहन्स डिसीज़ क्या होता है, तो ये एक तरीके का इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होता है। और कहाँ पे होता है, जीआईटी के अंदर होता है। इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जब इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है, अल्सर की तरफ भी लीड कर सकता है ये। और ये स्टोमक से लेके एनस तक को भी क्या है, पहले शुरू तो होता है स्टोमक से और ये नीचे भी जा सकता है एनस तक। समझ रहे हैं, तो क्रोहन्स डिसीज़ एक तरीके का इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, जो कि कहाँ पे होता है, जीआईटी के अंदर होता है। डायबिटीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि गिलीब्यूराइड हो गया, टोलब्यूटामाइड आपने पढ़ा होगा। समझ रहे हैं। ऐसे क्या है फ्लूइड रिटेंशन में इसको यूज़ किया जाता है। फ्लूइड रिटेंशन मतलब पानी जमा होने लग जा रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है। यानी आप यहाँ पे डायूरेटिक के तौर पे इसको कह सकते हैं कि डायूरेटिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं ना, डायूरेटिक के तौर पे। जैसे कि आप वही एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि क्लोरथायाजाइड, समझ रहे हैं, फ्यूरोसिमाइड, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। इसके अलावा क्या है, गाउट में इसको यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं, गाउट क्या होता है, जब यूरिक एसिड जमा होने लग जाता है हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर, तो दर्द होता है, उसको गाउट बोलते हैं। तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोबेनिसिड। अब ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब क्या हैं, सल्फोनामाइड हैं। तो आप देख रहे हैं ये गाउट, ये क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज़ तो नहीं है, समझ में आ रही बात। ऐसे क्या फ्लूइड रिटेंशन इन्फेक्शियस डिसीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ तो नहीं है, लेकिन इसमें भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ इस तरीके से, ये जो सल्फोनामाइड होते हैं ये अलग अलग क्या है बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक के तौर पे ही यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सब क्या हैं एंटीबायोटिक वाले, ये सब क्या हैं एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ नहीं हो रहे, यानी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं हो रहे, बल्कि अलग अलग पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि और क्या है, हाई ब्लड प्रेशर में भी इसको यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे कैसे यूज़ होगा, डायरेटिक के तौर पे। समझ रहे हैं, डायरेटिक भी तो आता है एक तरीके से हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। उसका एग्जाम्पल भी वही है, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ऐसे क्या है, दर्द है, इन्फ्लामेशन है, उसमें इसको यूज किया जाता है। जैसे कि ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, जो कि सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। ये सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में आपने पढ़ा होगा, सेलिकोक्सिब, रोफिकोक्सिब, वाल्डेकोक्सिब, तो वो भी एक तरीके के क्या होते हैं, सल्फोनामाइड होते हैं। ऐसे क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसको यूज़ किया जाता है, ये कि सल्फासालाजीन हो गया। ऐसे क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि सल्फासालाजीन हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, अल्सर हो जाता है, समझ रहे हैं ना, क्या होता है, अल्सर हो जाता है जीआईटी के अंदर, तो उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। समझ रहे, तो ये आप देख रहे हैं इतने सारे यूज़ आपको याद नहीं करना, इसमें से 2-3 याद कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो याद कर लीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर एक नोट मांगता है, सल्फोनामाइड के ऊपर एक नोट लिखिए, जो मैंने आपको दे दिया है। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं वो तो क्या है, सब में सेम जो मैं बता रहा हूँ, आपको याद करना है तो कर लीजिए। टाइम आपके पास अगर ज़्यादा है तो इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। बाकी ये इसका स्ट्रक्चर है डेप्सोन का, आसान है, पूछा जा सकता है, तो इसको देख लीजिए, आप आराम से इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं।
अब ये कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्या है, एक क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी फंगल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग को क्लासिफाई करिए। और आगे दूसरा क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ केटोकोनाजोल फ्लूकोनाजोल, समझ रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए और इनके केमिकल नेम पूछा जा सकता है। राइट द यूजेस ऑफ एंटी फंगल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग के यूजेस क्या हैं इसको बताइएगा। समझे, तो ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके एंटी फंगल वाले से। ऐसे ही तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, क्लासिफाई यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, गिव द स्ट्रक्चर केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ ऑफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, केमिकल नेम याद कर सकते हो तो कर लीजिए, उसका यूजेस क्या हो बताइए। ऐसे क्या कहते हैं, एंटीवायरल ड्रग को एग्जाम्पल के साथ में बताइए कि एंटीवायरल ड्रग्स क्या होते हैं, यानी छोटा मोटा सा एक डेफिनेशन लिखिए, एक छोटा सा 1-2 पैराग्राफ का, उनके एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है ना। ए साइक्लोवीर का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। क्लासिफाई एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ INH यानी आइसोनियाजिड। क्लासिफाई एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग को क्लासिफाई करिए। राइट द यूजेज ऑफ क्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन, क्या कहते हैं, जो क्लोरोक्विन फॉस्फेट और मेफ्लोक्विन, इनका यूजेस क्या है, तो एंटी मलेरियल ड्रग हैं। और भी मैंने इसके बारे में यूजेस बताए थे, उसको डाल देंगे, और इनका स्ट्रक्चर बताना है आपको। राइट ए नोट ऑन सल्फोनामाइड, समझ रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल में, ये भी क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्फोनामाइड के ऊपर एक नोट लिखिए, उनके एग्जाम्पल और यूजेस बताइए। सल्फोनामाइड को क्लासिफाई करिए, क्लासिफाई सल्फोनामाइड। अगला क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड एंड डेप्सोन। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 11वां चैप्टर, काफ़ी लंबा चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ट्रिक के साथ बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस तरीके से आप इसको बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अभी उत्तराखंड का रिजल्ट भी आया, आपने देखा होगा कैसे बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो समझ रहे, उनके टाइम पे अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज़ भी प्रिपेयर नहीं हो पाई थी, और ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो मैंने पढ़ाया था उसी से उन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छा उन्होंने क्या है परफॉर्म किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके भी बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन यह कि आप टाइम देके इसको अच्छे से पढ़िए। केमिस्ट्री को पूरा जो मैंने आपको बताया इस सब्जेक्ट पूरा पढ़ लीजिए। बाकी सब्जेक्ट में आपको अगर टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ लीजिए। बाकी उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ से एक शिकायत है कि जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और वो क्वेश्चन फंसते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको काम आता है तो आप कमेंट करके नहीं बताते हैं। आके आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए कि सर आपने ये क्वेश्चन दिए थे। एक बच्चे का मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका जो पूरा क्वेश्चन था उसने पूरा क्वेश्चन ही कॉपी करके लाके कमेंट में डाल दिया, सर ये वाले क्वेश्चन, सर ये हमारा एग्जाम में पेपर आया था और देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन में या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप भी ऐसा कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर था। आप उसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर को आप गूगल, वो आता है ना गूगल लेंस से आप उसको क्या है, क्वेश्चन पेपर को आप कॉपी करते हैं। गूगल लेंस से जब उसको आप फोटो खींचते हैं उसका, तो उसमें आता ऑप्शन है कॉपी करने का, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए अपने फ़ोन से, उसमें उसको ला के वहाँ पे कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों को आप काट पीट के, जो मतलब फालतू की चीज़ें आ गई हैं उसको काट पीट के अलग कर दीजिए, बाकी चीज़ों को वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आया। और किसी भी स्टेट के हैं, आपको मेरा नंबर तो मिल ही गया होगा अब तक, अपना क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सएप पे तो ज़रूर भेज दीजिए और बता दीजिए कि सर ये इस स्टेट का क्वेश्चन पेपर है। आप महाराष्ट्र से हैं तो उसका बता दीजिए, आप कर्नाटका से हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप असम से, जहाँ से भी हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है मेरे स्टेट का। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, मुझे क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।